डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर फर्स्ट एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और वो थे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3rd यूनिट और वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशनरी थॉट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में या इवोल्यूशन के हिस्ट्री के बारे में या इवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले है इसमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी या विकासीय जीव विज्ञान। जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन अर्थात पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से वनस्पति तथा प्राणी जगत में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में किया जाता है। इवोल्यूशन क्या है? खुलना या छुपी हुई संभावनाओं को उद्घाटित करना। विकास, एक हम डेवलपमेंट को भी विकास कहते हैं। तो विकास का सामान्य अर्थ एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक क्रमिक परिवर्तन से है। इवोल्यूशन शब्द हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। इसे डार्विन के सिद्धांत रूपांतरण के साथ अवतरण यानी डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड क्या है? व्हाट इज यूनिवर्स? ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह है। आकाश गंगाओं में तारों, गैसों के बादल और धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है, अर्थात ब्रह्मांड बहुत विशाल है। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा गया है। आप जानते हैं कि जो भी यहाँ से अपन पढ़ते हैं ग्रहों के बारे में, या दूसरे एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की डिस्टेंस को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर में नापा जाता है क्योंकि यह डिस्टेंस बहुत अधिक होती है। जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती हैं क्योंकि वे वर्तमान काल की हैं। इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक रहे होते हैं। बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने का एक प्रयास है। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है जिसमें ऊपर की तरफ यूनिवर्स दिखाया है। यूनिवर्स जो है बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो ताप नाभिकीय विघटन की घटना हुई थी जिसके कारण जो है यह विशाल खंड टूट करके छोटे छोटे खंडों में कन्वर्ट हो गया और ये खंड जो है इसके केंद्र में सूर्य है जिसके चारों तरफ ये जो खंड है वो चक्कर लगाते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जो है एबेल लेमेत्रे ने प्रतिपादित की थी और इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स की जो इवोल्यूशन है 20 बिलियन ईयर्स एगो एक सघन पुंज के ताप नाभिकीय विस्फोट के कारण हुई। यह भौतिक रूप से अकल्पनीय एकल वृहद विस्फोट था जिसे बिग बैंग कहा गया। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तथा तापमान में गिरावट आई। बिग बैंग से बनने वाली गैसों के बादल अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ गए। वह परमाणुओं और कणों की चपटी डिस्क नुमा संरचनाओं में बदल गए जिन्हें नेबुला कहा गया। सोलर नेबुला इन्हीं में से एक था जिसने हमारे सौर मंडल का निर्माण किया। सोलर नेबुला का केंद्रीय भाग अत्यधिक गर्म था जो सूर्य में बदल गया। बाद में सूर्य के चारों ओर परमाणुओं और धूल के कणों के संघनन से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो मानी जाती है। पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था में एटमॉस्फेयर नहीं था, इसका निर्माण बाद में हुआ। थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत।
फर्स्ट है इसमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक फादर सुरेश थे। यह सिद्धांत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। सेकंड है उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी रहेगी। और तीसरा है पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है। इन सभी सिद्धांतों को 19वीं सदी के दौरान डार्विन, वॉलेस आदि के प्रेक्षणों के आधार पर प्रबल चुनौती दी गई। इनका मानना था कि विभिन्न समय अवधियों में जीवन रूपों में परिवर्तन हुआ है। जीवाश्मों तथा उनके काल निर्धारण यानी कि कार्बन डेटिंग के द्वारा उनका जो निकाली जाती है आयु, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। सेकंड थ्योरी दी गई थी कॉस्मिक पैन स्पर्मिया थ्योरी। तो इसमें कॉस्मिक थ्योरी तो रिचर के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया था कि कॉस्मिक धूल के साथ में जीवन पृथ्वी पर अन्य ग्रहों से आया है। और कॉस्मिक पैन स्पर्मिया थ्योरी जो है आरेनियस के द्वारा दी गई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन अंतरिक्ष से आया है। कुछ विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई, जिनमें से एक पृथ्वी भी थी। कुछ खगोल वैज्ञानिकों के लिए पैन स्पर्मिया अभी भी एक पसंदीदा विषय है। स्वतः जनन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। यह परिकल्पना अरस्तु, प्लेटो, थेल्स, वॉन हेम्बोल्ट आदि के द्वारा दी गई थी। इस परिकल्पना का समर्थन पुराने ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे भूसे, कीचड़ आदि से स्वतः प्रकट हुआ। इसी प्रकार से वॉन हेम्बोल्ट ने प्रायोगिक समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि पसीने से भीगी हुई गंदी शर्ट और गेहूं की चौकर को 21 दिन तक अगर किसी कमरे में बंद रखा जाए तो उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से अरस्तु ने माना कि नील नदी के कीचड़ पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो गर्मी से मछलियाँ, मेंढक, मगरमच्छ आदि उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि हार्वे और हक्सले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार ओमनिस वाइवम एक्स ओबो और विवो यानी कि नए जीवन की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित जीवन से ही हो सकती है। फ्रांसिस्को रेड्डी, लेजेरो स्पेलेंजोनी तथा लुई पास्चर आदि के प्रयोगों ने जीवोत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का समर्थन किया तथा बायोजेनेसिस थ्योरी का खंडन किया। इनमें लुई पास्चर का प्रयोग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस प्रकार स्वतः जनन सिद्धांत को सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इससे इस बात का उत्तर नहीं मिला कि पृथ्वी पर प्रथम जीवन रूप कैसे आया। एक्सपेरिमेंट ऑफ लुई पास्चर, इनके प्रयोग को स्वान नेक या गूज नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इन्होंने शक्कर और मृत यीस्ट को उबाल करके जीवाणु रहित घोल तैयार किया। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए, जिनमें से एक टूटी नेक वाला था और दूसरे की नेक जो है मुड़ी हुई थी या गूज नेक थी या एस के आकार की नेक थी। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट से जीव पैदा नहीं होते, क्योंकि मुड़ी हुई गर्दन जो है फिल्टर की तरह कार्य करती है, जिस पर धूल के कण और सूक्ष्म जीव चिपक गए। जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने से कुछ समय बाद में ही नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। एस शेप्ड जो नेक वाला फ्लास्क है, इसमें शुरुआत में किसी भी प्रकार के जीव इसमें पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह जो है वायुरोधी कवच का काम करता है। जब इसकी गर्दन तोड़ दी जाती है तो इसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी। ओपेरिन और हेल्डेन ने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं
आरएनए, प्रोटीन आदि से आया हुआ हो सकता है तथा जीवन का यह निर्माण रासायनिक विकास के बाद घटित हुआ, अर्थात अकार्बनिक संगठकों से विविध कार्बनिक अणुओं का गठन हुआ। ऑपेरिन का सिद्धांत बाद में उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रकाशित हुआ। प्रथम जीवन की उत्पत्ति समुद्रों के जल में हुई, अतः जीवन की उत्पत्ति के लिए जल आवश्यक है। कल हम पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में और एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।